बेटा आज हम चैप्टर करके डिविडेंड जो हम 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 235 है, इसके अंदर जो डेफिनेशन दी डिविडेंड की, और इसके बाद हमारे पास 5 सेक्शन है, 123, 124, 125 और 126 जो यहाँ लिखा नहीं हुआ, और नीचे है डिविडेंड अपेयरेंस, और फिर लास्ट है 127। 235 कहता है डिविडेंड का मतलब है विच इंक्लूड्स इंटरम डिविडेंड। तो डिविडेंड वो वाला पोर्शन होता है जो आप अपने प्रॉफिट में से किसको देते हो, शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड पहले बताता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो होता है जो रिकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसको अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स एजीएम के अंदर। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके किया जाता है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिजनेस माना जाता है जनरली। और डिविडेंड जो डिक्लेयर है वो फेस वैल्यू पे होता है। एग्जाम्पल भी दे रखा है। फेस वैल्यू का मतलब है कि अगर आपके पास 10 रुपए का शेयर है और 20% डिविडेंड कर रहा है तो 2 रुपए आपका क्या होगा, डिविडेंड। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो जो रिकमेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है, फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड करता है, उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकली वो करते नहीं है। तो अगर सारे शेयर होल्डर भी कहते हैं कि रेट को बढ़ाना है तो बढ़ नहीं सकता, जो सेकंड एग्जांपल में समझा रखा है। डिविडेंड को दो में डिवाइड किया गया, इंटरम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। अगर आसान कंसेप्चुअली बात करो तो डिविडेंड फाइनेंशियल बढ़ने के बाद एजीएम पर डिक्लेयर किया जाता है, जो रिकमेंड करते हैं बोर्ड डायरेक्टर, और डिक्लेयर करता है, अप्रूव करता है शेयर होल्डर, उसका बोलते हैं फाइनल। इसके अलावा जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है दैट इज कॉल्ड इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड की अगर मैं सोर्स की बात करूं तो इस साल का प्रॉफिट अगर है तो वो, लास्ट ईयर का कोई प्रॉफिट रखा हुआ जो रिजर्व में ट्रांसफर करो वो, और अगर आपने सपोज थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट को डिविडेंड को डिक्लेयर कराया तो जो आपने फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में जो प्रॉफिट कमाया वहां से आप दे सकते हो। क्या इस साल लॉस है, आप इंटरम डिविडेंड दे सकते हो? आंसर इज यस। आप सरप्लस से दे सकते हो, अगर जो आपके प्रॉफिट लॉस में पड़ा हुआ है लास्ट ईयर का, जो आपने रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करा है। यहाँ पर रिजर्व से नहीं दे सकते, क्योंकि रिजर्व को भी आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब दे सकते हैं। कंसेप्चुअली इंटरम डिविडेंड को पीएनएल से ही दे सकते हैं हम। तो अगर लास्ट इस साल में लॉस है तो आपको सिर्फ एक कंडीशन देखनी है इंटरम डिविडेंड से पहले, कि लास्ट 3 साल का एवरेज रेट से ऊपर नहीं होना चाहिए। सपोज आपका 10% लास्ट ईयर में आपका डिविडेंड था, उससे पहले 12 साल था, उससे पहले 15 साल था, तीन का एवरेज कर दो। इस रेट से आप इंटरम डिविडेंड ऊपर नहीं दे पाओगे। एक बार इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो आपको 5 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक में जमा कराना पड़ेगा, और इंटरम डिविडेंड में सारे जो डिविडेंड के ऊपर प्रोविजन है वो भी एप्लीकेबल होते हैं। फाइनल डिविडेंड जो मैंने आपको बताया एजीएम पे डिक्लेयर होगा, और जो रिकमेंड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वंस इट इज डिक्लेयर इट कैन नॉट बी रिवोक। पर इंटरम डिविडेंड क्या होता है, वो रिवोक भी किया जा सकता है, क्योंकि वो किसने डिक्लेयर करा है, बोर्ड ने, तो शेयर होल्डर सारे मिलकर उसको रिवोक भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस जो हम पढ़ेंगे, इंटरम डिविडेंड जो आपने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर करा, जब बुक्स आपकी बनी नहीं थी अभी तक या फाइनल नहीं हुई थी। फाइनल डिविडेंड जो आपने वो एट द फाइनेंशियल एट द टाइम ऑफ एजीएम आपने करा। ये कौन करता है? अनाउंस बोर्ड करता है। ये रिकमेंड बाय बोर्ड होता है, बट अप्रूव बाय शेयर होल्डर होता है। टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वही बात होगी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो पहले हो जाएगा, ये आफ्टर प्रिपरेशन जब एजीएम पे हम उसको अप्रूव करा रहे होगे। रेवोकेशन, वंस इंटरम डिविडेंड इज डिक्लेयर इट कैन बी रिवोक बाय शेयर होल्डर्स, बिकॉज ये डिक्लेयर किसने करा? बोर्ड ने। बट वंस इट फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर इट कैन नॉट बी रिवोक, इट कैन नॉट बी रिवोक। दो तरह के शेयर्स होते हैं, आपको पता ही है। शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। वन इज क्यूमुलेटिव एंड सेकंड इज नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जो डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर में जो फिक्स होता है वो आगे आप क्यूमुलेट करते रहते हो। सपोज इस साल आपका, सपोज 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर थे और 10% प्रेफरेंस का डिविडेंड था, तो 10 लाख रुपए आपको इस साल देने थे, पर इस साल लॉस हुआ तो आप इस 10 लाख को कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। अगले साल फिर 10 लाख देने थे तो 20 लाख आपको देने पड़ेंगे। पर नॉन कम्युलेटिव में क्या होता है कि डिविडेंड सपोज आपने पहले साल 10 लाख देना था, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये 10 लाख लैप्स हो जाएगा, अगले साल नहीं देने की जरूरत पड़ेगी। जनरली जनरली कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर ही लोग लेते हैं। इक्विटी शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर्स का मतलब है जहां डिविडेंड तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट कमाया जाएगा, और वो भी तब जब प्रेफरेंस शेयर को आप डिविडेंड दे चुकोगे। तो प्रेफरेंस शेयर को पहले डिविडेंड देना पड़ता है, यही उसकी प्रेफरेंस की राइट होती है। दो ही राइट्स होती है प्रेफरेंस शेयर्स की, पहले एक तो डिविडेंड की, प्लस एक रीपे ऑफ जो आपकी कैपिटल है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये सारी चीजें यहाँ पर समझा रखी है। इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट मिलती है, प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं मिलती है। अब आ जाओ फाइनल डिविडेंड के सोर्स की बात। एक तो करंट ईयर का प्रॉफिट से आप दे सकते हो आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन जो भी आपके पास है, और सेकंड आप जनरल रिजर्व से भी दे सकते हो, लास्ट ईयर के प्रॉफिट से भी दे सकते हो आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन और सेट ऑफ लॉसेस जो भी आपके होते हैं उसको माइनस करने के बाद। और दोनों से भी दे सकते हो, अगर सपोज आपको 15 लाख डिविडेंड देना है, 5 लाख इस साल का नाम प्रॉफिट है, 5 साल इस साल का उठा लो और लास्ट ईयर का रिजर्व में से उठा लो। और लास्ट में है चौथा पॉइंट, फंडेड बाय गवर्नमेंट। फंडेड बाय गवर्नमेंट का मतलब है कि कुछ कंपनीज को गवर्नमेंट गारंटी देती है कि अगर तुम्हारा पैसे नहीं है तब भी मैं पैसे दे दूंगा। तो कुछ नोट्स दिए हुए हैं कि आपको जितना भी लॉसेज है वो आपको कह आपको राइट ऑफ करना पड़ता है पहले डिविडेंड डिक्लेयर के, मतलब आपको
कोई भी डेप्रिसिएशन है वो हटाना पड़ता है। फिर आप अनलाइज गेन्स या कैरिंग अमाउंट को, जैसे इंडिया में क्या होता है, जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट एक ही बात होती है, को आप बढ़ा देते हो, फेयर वैल्यू पे लेके आते हो। तो जब फेयर वैल्यू पे लेके आते हो तो जो बीच का डिफरेंस है, जो जो आपने बुक किया होगा, आपने इनकम बुक करी होगी, उसको उससे आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, और कैपिटल प्रॉफिट से तो हम कर नहीं सकते। डेप्रिसिएशन का मीनिंग दे रखा है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग है वियर एंड टीयर, टाइम की वजह से या टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जो डेप्रिसिएट होता है उससे। तो डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करोगे तो बैलेंस शीट ओवर स्टेटेड हो जाएगी, और प्रॉफिट, दोनों चीजें बढ़ जाती है, एसेट भी बढ़ जाता है और लॉस आपका, सॉरी, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। अगर आपने, एग्जाम्पल दे रहा है सिर्फ यहाँ पर कि अगर आपने बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करा तो आपके एसेट्स इन्फ्लेट हो जाएंगे, तो एक्चुअली में अगर आपने उसको सेल करने की कोशिश करी तो हो सकता है कि आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ही नहीं कर पाओ। इसलिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना जरूरी होता है डिविडेंड से पहले। अगर देखा जाए कि भैया आप प्रॉफिट दे रहे हो तो इसका मतलब आप पहले ये प्रॉफिट देखो कि आपका डेप्रिसिएशन होने के बाद कितना प्रॉफिट है, अगर देखा जाए तो। ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी है जब डिविडेंड करते हैं? आंसर इज नो। ये दो तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों के अंदर आप क्या जीरो रिजर्व में ट्रांसफर करके भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो? आंसर इज यस। तो पहले में लिखा हुआ है कि वो 12% डिविडेंड देना चाहता है और 10% प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहता है, तो कर सकते हैं। और सेकंड इलस्ट्रेशन में देखा कि वो कुछ भी नहीं करना चाहता रिजर्व में ट्रांसफर, तो कर सकते हैं। आंसर इज यस। अब आ जाओ, जब आपके पास इस साल प्रॉफिट नहीं है तो आप रिजर्व में से उठाओगे, कुछ आपको याद रखना है। रिजर्व में से उठाते हो वही सेम पॉइंट लिखा हुआ है, नोशनल गेन्स वगैरह कैरिंग अमाउंट की आपने जो फेयर वैल्यू में कन्वर्ट करा है उसको आप प्रॉफिट में लोगे। तो पहली कंडीशन को हमें रखना था ना, मैक्सिमम लिमिट है। पहली कंडीशन क्या है? मैक्सिमम लिमिट। तो लास्ट 3 साल का डिविडेंड का रेट को डिवाइड करो, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। और साथ में एक कंडीशन देखना पड़ेगा, अगर ये लास्ट 3 साल में हमने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करा तो इस कंडीशन को देखने की जरूरत ही नहीं। फिर हम इस तीन कंडीशन को देखेंगे इकट्ठे, और जो डिविडेंड का रेट आएगा, अगर वो ऊपर वाली कंडीशन से कम आया तो हम वो दे देंगे, अगर वो ऊपर वाली कंडीशन से ज्यादा आया तो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो हम वो ले लेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, या इसको हम बोले कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो वाली कंडीशन को हम साइड कर दें कि मेरा जो पैसा डिविडेंड के लिए मैं ले सकता हूँ वो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल और रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं अपना, अगर सपोज 1 करोड़ मेरी पेड अप कैपिटल और 50 लाख मेरे फ्री रिजर्व है, तो 1.5 करोड़ का 10% से ज्यादा मैं अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकता। इस अमाउंट विड्रॉ से पहले मुझे लॉसेस को सेट ऑफ करना पड़ेगा। अब जो मैंने सपोज, मेरे पास 1 करोड़ था पेड अप कैपिटल, 50 लाख था फ्री रिजर्व, तो 1.5 करोड़ का अगर देखा जाए 10% मैंने निकाल लिया, सपोज वो आ गया 15 लाख। तो 15 लाख रुपए को मैं अब 50 लाख में से माइनस करूंगा, मतलब 50 लाख क्या थे मेरे फ्री रिजर्व। फोर्थ कंडीशन क्या है, जो बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व, बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व मतलब जो आपके रिजर्व थे उसमें से मैं डिविडेंड के अमाउंट को माइनस कर दूं, तो जो मेरी अमाउंट, जो मैंने निकाली है फर्स्ट में, तो मेरी जो अमाउंट है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जो मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो देखो ये एग्जांपल है, 200 लैक्स के आपके पेड अप कैपिटल है और 240 लैक्स के आपके रिजर्व है, और आपका लॉस है 30 लैक्स का। तो आपके पास ये 3 साल का प्रॉफिट देखा 9, 10, 12, तो इसका एवरेज निकाल लो पहले, तो आगे 10 पॉइंट, इससे ऊपर नहीं जा सकता भाई, मैं ये पक्की बात है। तो इस कंडीशन को अभी साइड में रख दो। अब आ जाओ पेड अप कैपिटल और रिजर्व का टोटल करो, 440 लैक्स आ गया। 445 लैक्स का 10% कितना आ गया? 44 लैक्स। तो 44 लाख में से मैं 30 लाख माइनस कर दिया, लॉस को 14 लाख बच गया। अब ये 14 लाख को मैं, मेरे पर रिजर्व कितना था बेटा? 240 लैक्स। तो 240 - 14 कितना हो गया? 226 लाख। ये 226 लाख शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 15% ऑफ 200 लैक्स। मतलब जो रिजर्व में पैसा बचा होना चाहिए वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए 15% से, ऑफ या इक्वल होना चाहिए ऑफ योर पेड अप कैपिटल। तो 226 लाख शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 15% ऑफ शेयर कैपिटल। कितनी थी पेड अप? 200 लाख। 30 लाख, यस इट इज। 226, 26 लाख इज ग्रेटर देन 30 लैक्स। तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ 14 लाख। तो 14 लाख कितना है? 7%। और ऊपर मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10.33%। तो 7% में डिक्लेयर कर दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सिर्फ इंग्लिश लिखी हुई है, जो हमने पढ़ा है वो सबको यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर देता है, कर देखा जाए। अमाउंट और डिविडेंड जैसे ही आप डिलीट करते हो 5 दिन के अंदर आपको शेड्यूल बैंक में जमा कराना पड़ता है। एग्जाम्पल दे रखा है, आपने 24 तारीख को एजीएम में डिक्लेयर करा तो आपको 29 तारीख तक जमा करवाना पड़ेगा। डिविडेंड किसको देना है? डिविडेंड जो रजिस्टर्ड होल्डर है उसको दे दो, जो वो बोलता है कि मुझे एक्स बंदे पे देना है उसको दे दो, या उसके बैंक अकाउंट में डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 126 हम नीचे पढ़ेंगे, जो मैंने बताया डिविडेंड अवेयंस है। फिर एग्जाम्पल दे रहा है, 5 में कह रहा है कि 28 सितंबर को आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा और 30 सितंबर को एजीएम में अप्रूव हुआ, और 2,000 इक्विटी शेयर थे 31 मार्च को, और वो ट्रांसफर हो गए 18 जून को 2023 को। डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ? 30 सितंबर को। तो 18 जून को जिसका नाम था उसको मिल जाएगा, मतलब मिस्टर मोहन को मिल जाएगा। सेम एग्जाम्पल आपका दोबारा से दे रहा है,
25 जून को आपके एजीएम हुई नितिन झा के पास, 31 मार्च को थे, बट वो ट्रांसफर हो गए 20 अप्रैल को। तो 20 अप्रैल को जिसके नाम पे हो गए उसको डिविडेंड मिल जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। क्या पार्टली पेड मतलब आपके फेस वैल्यू सपोज 10 थी और 5 रुपए आपने कॉल कर रखा था, तो 5 रुपए को डिविडेंड मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। अगर सपोज आपने फेस वैल्यू पे 10 रुपए के ऊपर 10% डिविडेंड डिक्लेयर करा तो 1 रुपया, तो 5 रुपए के ऊपर 50 पैसे, तो आपको उतना ही प्रोपोर्शनली डिविडेंड मिल जाएगा। क्या डिविडेंड कैश में देना होता? कैश मतलब बैंक में, मतलब वो वाला कैश नहीं। नॉट इन काइंड, काइंड मतलब ये नहीं बोल सकता डिविडेंड की जगह मेरे भाई घर का फ्रिज ले ले, घर का एसी ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। डिविडेंड हैज टू बी डिक्लेयर्ड बाय वारंट या चेक या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीड से आप दे सकते हो, यूपीआई वगैरह से। निधि कंपनी हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सारा जो अभी तक हमें पड़ा है। डिविडेंड कब नहीं डिक्लेयर कर सकते? डिविडेंड तब नहीं डिक्लेयर कर सकते जब क्या हो, सेक्शन 73 जो आपने डिपॉजिट के बारे में पढ़ा था उसमें प्रोहिबिटेड, आपने डिपॉजिट को एक्सेप्ट करा या आपने रीपेमेंट में दिक्कत करी। और अगर आपने ये आप चीज, आपका जैसे फेलियर खत्म हुआ तो आप डिविडेंड दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट का बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूँ, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे 30 डेज में पेमेंट करना है। 30 डेज में अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो 7 डेज के अंदर उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर 7 साल तक रखो, और 7 साल तक रखने के बाद इसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करो। सिर्फ एक चीज और याद रखनी है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जब आप ट्रांसफर करते हो 30 डेज के बाद, 7 डेज के अंदर, तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट के साथ साथ ट्रांसफर करने के साथ साथ आपको एक 90 डेज के अंदर एक लिस्ट बनानी पड़ती है कि कौन कौन से लोगों का अगर देखा जाए डिविडेंड अनपेड है। वो लिस्ट आपको वेबसाइट में लगानी पड़ती है अपनी कंपनी की, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट जिस वेबसाइट में बोलेगा वहां पर लगानी पड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने उड़ा मतलब अनपेड डिविडेंड में लेट करा तो आपको 10% साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। ये लिखा। और शेयर्स जिस पर डिविडेंड 7 साल तक डिक्लेयर नहीं करता वो भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले जाते हैं। क्लेम कर सकते हैं हम वापस शेयर्स को, ये लिखा हुआ है। पनिशमेंट हमें करने की जरूरत नहीं, ये डायग्राम दिया हुआ जो मैंने आपको बताया। डिविडेंड विद इन 30 डेज, अगर आपने डिविडेंड 30 डेज डिक्लेयर करा तो आपको 7 डेज में कहाँ जमा करना पड़ेगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अगर आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते तो 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। साथ में 90 डेज में आपको ये भी सारी लिस्ट तैयार करके वेबसाइट में या जो गवर्नमेंट बोलेगा वहां पर लगानी पड़ेगी। अगर उड़ा में भी 7 साल तक किसी ने नहीं लिया तो आप उसको आईपीएफ में ट्रांसफर कर दोगे। आईपीएफ क्या होता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक आईपीएफ अकाउंट बना रखा है जो इसके लिए आईपीएफ अथॉरिटी है जो खर्चा करती है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने पर। इसमें पैसा कहाँ से आता है ये समझते हैं पहले। पैसा कहाँ से आएगा? ग्रांट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, डोनेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी स्टेट गवर्नमेंट सब दे सकते हैं। कोई भी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो हमने बात करी 7 साल में आ गया, उसके बाद वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोडक्शन में आता है। ओपनिंग बैलेंस 1956 में जीआरए अकाउंट था, जनरल रेवेन्यू अकाउंट, उसका ओपनिंग बैलेंस इसमें आईपीएफ में आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईपीएफ अकाउंट 205 सी के अंदर था, जीआरए 205 ए के अंदर होता है। ये दोनों अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस 1956 के आईपीएफ अकाउंट में आ जाएंगे। इसमें से कोई इनकम हुई तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। डिसगॉर्जमेंट, अगर आपने कोई कब्जा कर लिया शेयर्स पे, उसको सेल करा, उसके जो पैसे आएंगे वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। एप्लीकेशन मनी, अगर कोई एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं करा आपने, एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर नहीं पाए आप, और 7 साल तक कोई क्लेम नहीं करा किसी ने, तो वो भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में हो जाएंगे। मिच्योर, अगर कोई डिपॉजिट मिच्योर हो गया और वो बंदे का अकाउंट अगर सपोज नहीं चल रहा है और 7 साल तक किसी ने क्लेम नहीं करा, तो वो भी कहाँ चले जाएगा? आपके आईपीएफ में। डिबेंचर ऐसे ही आपने रिडीम करने की कोशिश करी और 7 साल तक कोई पैसा क्लेम नहीं करा उसमें, रिडीम ड्यू के बाद वो भी इसमें चला। कोई इंटरेस्ट आपने इन सब में अर्न करा तो वो भी चला जाएगा। कोई शेयर्स जैसे बोनस शेयर आपने इशू करे, आपके पास 10 शेयर थे, 3:1 में हुआ तो 3:1 तो आप डिवाइड कर नहीं सकते, 9 शेयर से डिवाइड होगा तो 3 शेयर मिलेगा आपको। और क्योंकि 3 पे 1 मिल रहा है तो 9 पे आपको 3 शेयर और मिलेंगे। पर 1 शेयर का क्या होगा? 1 शेयर पे आपको क्या मिलेगा? कुछ आपको पैसे। तो वो पैसे अगर क्लेम नहीं कर पाया 7 साल तक, वो भी कहाँ चले जाएंगे? आपके पास उड़ा इसमें, सॉरी वगैरह आईपीएफ अकाउंट के अंदर। रिडम्पशन, अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए टाइम पे अगर कोई पैसे नहीं लेने आया तो 7 ईयर्स के बाद वो भी कहाँ चलेगा? यहाँ पर एक रूल 3 भी डिफाइन करता है। रूल 3 भी कहता है जो सारे ऊपर बोला है वो तो जाएगा जाएगा, प्लस जिन शेयर्स पे जो 7 साल तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा वो भी आईपीएफ में चले जाते हैं। और इन शेयर्स पे अगर कोई बेनिफिट मिला, मतलब इस शेयर्स पे कोई डिविडेंड मिला, इस शेयर्स पे कोई बोनस शेयर्स मिला, तो वो भी जो आपके आईपीएफ अकाउंट में है, तो जो भी इसका बेनिफिट है वो भी आईपीएफ में चला जाएगा। डीईएफ कुछ भी नहीं कह रहा, कोई भी इनकम, कोई भी रिसीव, कोई भी अथॉरिटी को फीस वूस मिली है इसके थ्रू, वो भी सारी आईपीएफ अकाउंट में चली जाएगी। और एक एफए होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर सेक्शन 90 के अंदर, उसके सारे बेनिफिट्स भी इसमें चले जाते हैं। और लास्ट पॉइंट अगर आप याद करना चाहते हो तो आसान तरीके से याद करो, 10B ऑफ 1970 और 1980 का एक्ट है जिसमें बैंकिंग को अक्वायर और ट्रांसफर किया जाता है उस एक्ट में। प्लस एसबीआई और एसबीआई का सब्सिडरी अकाउंट के अंदर सेक्शन 38 है, और 40A के अंदर जो पैसा होता है वो भी आईपीएफ में जाता है।
और कोई पैसा अथॉरिटी ने कमाया वो भी। अब इस पैसे को लगाएंगे कहाँ पे? इस पैसे को हम लगाएंगे जो पैसा हमने 7 साल में जो क्लेम नहीं किया था डिपॉजिटर ने, या डिविडेंड में, या एप्लीकेशन मनी में, रिफंड में, वो सारे कोई मांगता है तो हमें उसे देना पड़ेगा। हम प्रमोट करेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस प्रोडक्शन उसके लिए। डिसगॉर्जमेंट में जो हमने पैसा कब किया था, जिसका नुकसान हुआ था उसको हम दे सकते हैं, अगर देखा जाए जिसमें लॉस करा उसको वापस। और जब वो क्लास ऑफ एक्शन शू करते हैं, मतलब 5-6 बंदे मिलकर इकट्ठे केस करते हैं सेक्शन 37 के अंदर, तो उसका जो सारा खर्चा होता है वो भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोडक्शन से फिर किया जाता है। और कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस इन चार के लिए किया जाएगा, इन चारों के लिए कोई और भी खर्चा हुआ है तो पॉइंट के लिए वो ए से लेकर डी तक वो भी हम इसमें से निकालते हैं। कोई भी एप्लीकेशन देगा और रिफंड ले सकता है। लास्ट में इस अथॉरिटी के बारे में, आईपीएफ के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर बनाता है। इस आईपीएफ में एक बंदा कौन होता है? अगर देखा जाए इसका जो चेयरपर्सन है वो हमेशा एक्स ऑफिसो होता है, अगर देखा जाए मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी जो हमारा होगा, अगर देखा जाए। दूसरी बात मैं करूँ तो इसके अंदर 6 मेंबर्स और होंगे, जिसकी लिमिट अभी 7 है, प्लस एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। जितने भी रिसोर्सेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करेगा। इसके जो काम है वो सीएजी के साथ करके मिलकर करेगा आईपीएफ अथॉरिटी। जितना भी खर्चा है वो हमने अभी पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ कर सकता है, वो हम देखेंगे। ऑडिट सीएजी करवाएगा इसका। ये रिपोर्ट जो सीएजी की है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाएगी। एक रिपोर्ट भी अथॉरिटी को तैयार करनी पड़ेगी, वो रिपोर्ट भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिपोर्ट जो ऊपर जो ऑडिट करवाया सीएजी के थ्रू, वो दोनों रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट और जो आपकी एनुअल रिपोर्ट जो अथॉरिटी ने दी है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट को जमा करवा देगा। डिविडेंड इन एबियंस का मतलब क्या होता है? सेक्शन 127 लिखा है, अगर सपोज मैंने शेयर ट्रांसफर करे आपके नाम पे और कंपनी को मिल गए, अगर देखा जाए, पर जब वो ट्रांसफर हो रहा था और अभी मेरे नाम पे और ट्रांसफर हो ही नहीं है, और बीच में डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो ये डिविडेंड कहाँ पर जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। मतलब कब तक? जब तक या तो किसी का नाम फाइनल ना हो जाएगा, तो कंपनी को तो पता है ना कि ये शेयर्स मेरे नाम पे है, पर एक ट्रांसफर डीड आई हुई है जो आपके नाम पर है। अगर मैंने ही बोल दिया ठीक है ट्रांसफर डीड मैंने दे दी है, और मैंने ये बोल दिया कि जो भी डिविडेंड है वो मैं आपको पे कर दूं, तो वो डिविडेंड आपको मिल जाएगा। अदरवाइज वो डिविडेंड अवेयंस में चला जाएगा और रुक जाएगा, मतलब ऐसे कोई बोनस शेयर बीच में इशू कर दिया वो भी आपको बीच में रुक जाएगी। तो अगर आसान सा कंसेप्ट है, अगर मैंने शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए कंपनी को भेजा और अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इसके बीच में डिविडेंड बोनस राइट शेयर कुछ भी इशू हुआ है तो वो डिविडेंड अवेयंस मतलब रोक दिया जाएगा, जब तक मैंने अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी है कि ये इनको दे देना। फिर है फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट। 30 दिन के अंदर आपको या तो डिविडेंड वेरिएंट पोस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट पहुंचना नहीं है, पोस्ट करना। या आपने को पेमेंट दी है वो नहीं वो अपने अकाउंट में क्रेडिट हो गया उसके, तो हमें ये पनिश हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। आपने अगर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करा किसी के, या डिविडेंड वारंट को पोस्ट नहीं करा, तो पेनल्टी लग जाएगी। पर ये 4-5 केसेस है जिसके अंदर आपको, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीडीएलजी, मतलब दिल वाले जल्दियां ले जाएंगे। तो पहला डी है कि आपने कंपनी को डायरेक्शन दी थी कि ये पैसा एक्स अकाउंट में दे देना, और एक्स अकाउंट में जमा नहीं हो पा रहा किसी वजह से, और आपने उस बंदे को बता भी दिया कि जमा नहीं हो पा रहा, तो फिर डिले हो गया। तो कंपनी की गलती कोई भी नहीं है। दूसरा डी है डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि किसको अगर डिविडेंड मिलना है, तो उसमें कंपनी की गलती नहीं होगी। तो डी डी एल जे मतलब एल मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन लॉ मतलब अभी यही क्लियरिटी नहीं है कि इसका ओनर को मनेगा, कि डेथ होगी किसी बंदे की और क्लियरिटी नहीं आ रहा कि दो, एक बाहर बैठा हुआ है ओनर, एक उसका यहाँ बैठा हुआ है, आपस में लड़ाई चल रही है, तो लॉ के वजह से, या ऐसे भी ले सकते हो कोई केस चल रहा है तो कोर्ट नहीं मना कर रखा है तो ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो DDLJ, जे को हम याद रखेंगे एडजस्टेड, मतलब हम लॉफुली एडजस्ट कर सकते हैं। जे फॉर जे, एडी, जे वाला एडी को हम साइड कर देंगे, जे याद रखिए एडजस्टेड। जे, क्योंकि जे पे फोकस किया था जब हम बोलते हैं एडजस्टेड। तो जे मतलब कोई लॉफुली एडजस्ट कर दिया, मतलब कंपनी को 10,000 डिविडेंड देना था और 500 रुपये कंपनी को लेने थे इस बंदे से, तो 500 रुपये एडजस्ट कर दिए, तो वो भी हम पनिशमेंट नहीं मानेंगे। और कोई भी और रीजन जहां पर कंपनी जस्टिफाई कर दे कि मेरी गलती नहीं थी, इसको डिले किस वजह से हुआ है, मेरी गलती की वजह से ना, तो यहाँ पर हम उसको एग्जाम्प्ट मानेंगे। निधि कंपनी वाला पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है अगर देखा जाए। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है हमारा आसान तरीके से। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज